जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका दिनेश सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट की डिमांड वाले चैप्टर के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिमांड एनालिसिस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं डिमांड। डिमांड का मीनिंग क्या लिखा हुआ है? मीनिंग द कंसेप्ट ऑफ डिमांड रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस दैट अ कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर प्लेस पर कोई पर्सन अगर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी है तो वो चीज क्या बन जाएगी? डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब लिखा है दस द डिमांड हैव द 5 एलिमेंट्स। डिमांड के अंदर कितने? 5 एलिमेंट्स जो होंगे। नंबर 1 डिजायर, सेकंड विलिंगनेस टू पे, थर्ड परचेजिंग पावर यानी कि मनी की बात कर रहे हैं, फोर्थ प्राइस, और फिफ्थ क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए। यानी जब ये 500 एलिमेंट आपस में मिले तभी किसी बंदे की डिजायर जो है वो डिमांड में कन्वर्ट हो पाएगी। यानी अगर आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करना चाह रहे हो तो उससे आपका सबसे पहले उसमें इच्छा जो है आपकी होनी चाहिए, फिर उसके बाद में जो पैसा आप खर्च करने की आपकी जो है डिजायर होनी चाहिए, फिर उसके बाद में क्या कह रहा है? परचेजिंग पावर जो है वो होना चाहिए, यानी मनी होनी चाहिए, फिर जिस भी प्रोडक्ट को अपन खरीद रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ प्राइस जो है वो होनी चाहिए, और फिर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आपके पास में टाइम होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अ बेगर वांट टू परचेज अ बर्गर बट लैक ऑफ मनी, हिज डिजायर कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू डिमांड। भाई एक भिखारी है जिसकी इच्छा क्या हो रही है? बर्गर खाने की हो रही है, लेकिन लैक ऑफ मनी यानी उसके पास में परचेजिंग पावर नहीं है। सारे एलिमेंट है, इच्छा हो रही है, पैसा वो खर्च करने को तैयार है, ठीक है ना, और बर्गर की कुछ ना कुछ प्राइस भी है और समय उसके पास है ही है, लेकिन क्या नहीं है उसके पास में? परचेजिंग पावर, पैसा नहीं है, इसलिए उसकी डिजायर किस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी? डिमांड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर देखें एक there is a absence of any element, it cannot be said the demand। एग्जाम्पल लिखा है a beggar want to purchase a car but due to the lack of purchasing power his demand is not effective। यानी अगर इसमें एग्जाम्पल लिख दिया है कि भी एक भिखारी जो है वो कार की इच्छा रख रहा है, कार खरीदना चाह रहा है, लेकिन उसके पास में परचेजिंग पावर नहीं है, इसलिए उसकी डिजायर जो है वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। अब डेफिनेशन ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है, प्रोफेसर बेहमन ने क्या बोला है? तो प्रोफेसर बेहमन हैज डिफाइंड द डिमांड फॉर एनी टाइम ऑफ अ गिवन प्राइस, इट इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी ब्रॉट पर यूनिट ऑफ द टाइम एट द प्राइस। यानी बेहमन साहब क्या कह रहे हैं कि भाई कि डिमांड क्या होगी कि किसी समय विशेष पर किसी प्राइस जो दे रखी है उस पे क्या करे? कोई पर्सन किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी है तो वो क्या हो जाएगी? उसकी डिमांड हो जाएगी। इसी तरह से अगली हम देख लें। सेकंड क्या है? प्रोफेसर लिस्पे हैज डिफाइंड। लिस्पे साहब क्या बोल रहे हैं? द अमाउंट ऑफ अ गुड्स इज schedule of the amount that buyer would be willing to purchase at all possible prices at any one instant of a time। यानी इसका मतलब भी वही निकल के आ रहा है कि भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो है वायर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी है तो वो क्या हो जाएगी? डिमांड हो जाएगी। इसी तरह से अगली डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉक द डिमांड फॉर अ commodity is the relationship between the price and the quantity that will be purchased at the price। अब प्रोफेसर वॉक साहब क्या कह रहे हैं कि भाई क्या हो गया कि डिमांड जो है प्राइस और क्वांटिटी, डिमांड के अंदर जो है क्वांटिटी के बीच में क्या है? एक रिलेशनशिप है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आगे बात करें, आगे आगे आपके जो सिलेबस में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही अपन चल रहे हैं। डिमांड शेड्यूल उन्होंने बताया है, it is that the schedule which express the relationship between the different quantities of a commodity demanded at the different possible prices। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। इसने बोला कि भी अलग अलग प्राइस के ऊपर जो है अलग अलग क्वांटिटी जो है वो परचेज करने के लिए तैयार है अगर कोई कंज्यूमर, तो वो क्या हो जाएगा? डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। अब ये 2 तरह का हो गया, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या हो जाएगा? जिसमें एक पर्टिकुलर एक पर्सन के ऊपर अगर हम बात करें, ठीक है ना, जो वेरियस प्राइस के ऊपर कितनी कितनी क्वांटिटी जो है वो परचेज करने के लिए तैयार है। इसी तरह से मार्केट जो आएगा उसके अंदर
मोर देन वन पर्सन, है ना, एक एक्स पर्सन हो गया, एक वाई हो गया, एक जेड हो गया, इन सब की किसी पर्टिकुलर प्राइस पर, है ना, कितनी क्वांटिटी ये डिमांड कर रहे हैं, उसका सम क्या कहलाएगा, मार्केट शेड्यूल जो है वो कहलाएगा। तो नंबर 1 है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इट इज शोन द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटीज दैट अ कंज्यूमर विल बाय एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस एज सोन इन अ टेबल 1। हमने इसके लिए टेबल 1 बना के रखा है। क्या बोला है भाई, एक जो इंडिविजुअल पर्सन है वो डिफरेंट प्राइजेस पे कितनी क्वांटिटी परचेज करता है, यानी वो रिलेशनशिप आपको क्या बताएगी, डिमांड शेड्यूल बनाएगी। तो देख लीजिए px क्या बता दिया, प्राइस ऑफ x कमोडिटी, और dx क्या हो गया है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x कमोडिटी। व्हेन द प्राइस इज 5 रुपीज देन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x यूनिट इज 1, यानी जब 5 रुपए भैया कीमत है तो वो 1 यूनिट x की परचेज कर रहा है। अब यदि प्राइस जो है 5 से रिड्यूस होकर कितनी हो जाए, 4 रुपए हो जाए, देन कंज्यूमर इंक्रीज कंजप्शन, 1 से कहां पहुंच जाएगा भाई, वो 2 पे पहुंच जाएगा। सो ऑन, जब 3 रुपीज प्राइस होगी तो वो कहां चला जाएगा, 3 यूनिट्स परचेज करेगा। देन प्राइस 2 रुपीज होगी तो क्या हो जाएगा, 4 यूनिट परचेज करेगा। प्राइस ऑफ 1 रुपीज हो जाएगी तो 5 यूनिट जो है वो परचेज करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गया। नाउ द टेबल 1, सो दैट द व्हेन प्राइस ऑफ द x इज ₹5 पर यूनिट, अ कंज्यूमर बाय 1 यूनिट ऑफ द गुड्स x, एज द प्राइस डिक्रीज एंड इट बिकम पर यूनिट, कंज्यूमर बायस 5 यूनिट्स ऑफ द गुड्स x। तो भाई यही बात हो रही है कि जब 5 रुपए प्राइस थी उसकी, 5 रुपीज प्राइस थी, कंज्यूमर कितना परचेज कर रहा था, 1 यूनिट एक्स की परचेज कर रहा था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइस रिड्यूस होती चली गई, उसका कंजप्शन एट लास्ट में जो है, जब प्राइस 1 रुपीज हो गई तो उसने 5 यूनिट का कंजप्शन जो है स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्या हो गया आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। सेकंड कौन सा है भाई, मार्केट डिमांड शेड्यूल। मैंने बताया था कि भाई मोर देन 1 कंज्यूमर, एक A B C तीनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा। तो इट शो अ वेरियस क्वांटिटीज of a commodity that all the consumers in the market will purchase at the different possible prices as shown in the table 2। इसने बताया कि भाई एक जो पर्टिकुलर प्राइस है उसके ऊपर वेरियस कंज्यूमर जो हैं वो कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, उन सबको अगर हम ऐड कर लें तो मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है वो निकल के आ जाएगा। तो टेबल देखते हैं। टेबल में बताया है px जो प्राइस है एक्स कमोडिटी की 5 रुपीज, 4, 3, 2 एंड 1। देन द कंज्यूमर जो A है वो डिमांड कितनी कर रहा है, 5 रुपीज पे 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, 4 पे 2, 3 पे 3, 2 पे 4, देन 1 पे 5 यूनिट जो है वो कंज्यूम कर रहा है। इसी तरह से अगर हम किसकी बात करें, बी कंज्यूमर की, वो 5 रुपीज जब एक्स की प्राइस है तो 2 यूनिट जो है वो एक्स के परचेज कर रहा है। इसी तरह से जब 4 रुपीज होगी तो 3 यूनिट परचेज करेगा। एट लास्ट जब 1 रुपीज गिरकर हो जाएगी तो कितना परचेज करेगा, 6 यूनिट जो है वो एक्स कमोडिटी परचेज करेगा। अब इन दोनों को अगर हम परचेज कर लें तो 1 और प्लस 2 टोटल मिला के 3 हो गया, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 हो गया, 3 प्लस 4 7, देन 9 एंड 11। यानी कि एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर वेरियस कंज्यूमर एबल टू परचेज इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है वो अपन बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे जा रहे हैं। अब इसको जो टेबल थी उसको उन्होंने क्लासिफाइड करा है। टेबल 2 शो देयर इज ओनली 2 बायर्स A एंड B ऑफ द गुड्स X, यानी सिर्फ मार्केट के अंदर 2 बायर हैं, X और A एंड B, और X एक कमोडिटी है। व्हेन द प्राइस ऑफ 5 रुपीज पर यूनिट डिमांडेड एट 1 यूनिट ऑफ द गुड्स X एंड मार्केट डिमांड इज 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। भैया जब 5 रुपए डिमांड थी तो ए कंज्यूमर जो है वो 1 यूनिट परचेज कर रहा है और दूसरा बी कंज्यूमर कितनी कर रहा है, 2 यूनिट परचेज कर रहा है। टोटल डिमांड कितनी हो जाएगी मार्केट की, 3 यूनिट्स हो जाएगी। अब जब इसी तरह से प्राइस रिड्यूस होके 1 रुपीज हो गई तो कंज्यूमर कितना है, एबल है परचेज करने में। ए जो है वो 5 यूनिट परचेज कर रहा है और बी कितनी परचेज कर रहा है, 6 यूनिट। टोटल मिला के 11 यूनिट परचेज की जा रही है एक्स की।
फिर इसके बाद में क्या आएगा, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है डिमांड फंक्शन और डिटरमिनेट्स ऑफ द डिमांड, कि भाई डिमांड का फंक्शन क्या होगा और उसके डिटरमिनेट्स क्या हैं, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखें भैया, डिमांड फंक्शन इज सो that the relationship between the demand of the commodity and its various determinants, it is so the two types। भैया ये दो तरह के हो गए हैं, पहला वही इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और सेकंड जो है आपका, अब किसकी बात करेंगे अपन, पहले इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के ऊपर बात कर लें। क्या लिखा है, इट इज सो द डिमांड ऑफ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल बायर is related to its various determinants, it can be written as follow, कि भैया एक बायर क्या कर रहा है, अगर वो किस तरह से क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, तो उसका रिलेशनशिप जो है इसके अंदर बताया है। तो dx यानी डिमांड ऑफ x कमोडिटी, क्या लिखा है, px, px क्या हो गया, प्राइस ऑफ x कमोडिटी, pr क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, अब y क्या हो जाएगा इसका भाई, कंज्यूमर्स इनकम, एंड T का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, और लास्ट E का मतलब आपका हो गया कंज्यूमर्स एक्सेप्टेशन, भाई फ्यूचर एक्सेप्टेशन उसकी क्या है। देन जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है वो हो गया dx इक्वल टू px, pr, y, t एंड e। अब कौन कौन से डिटरमिनेट्स इसके अंदर आ रहे हैं जो उसको इफेक्ट करने वाले हैं, सबसे पहला हो गया प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है वो उसकी डिमांड को इफेक्ट करती है। जनरली हम देखते हैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, भैया दोनों एक दूसरे के विपरीत जाएंगे। इफ प्राइस रेज, अगर जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड देन द प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स डिक्रीज। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई प्राइस अगर बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी रिड्यूस हो जाएगी, और प्राइस जब रिड्यूस होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ जाएगी। यानी किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो उसकी डिमांड को इफेक्ट करती है। तो अब इसमें लिखा क्या है, वेयर अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट देयर इज अ inverse relationship between the price of a commodity and demand for that commodity. If price increase, then quantity demanded tends to decrease, and if price decrease, then the quantity demanded tends to increase. Right भाई, अब second क्या बोला है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो आपकी रिलेटेड गुड्स होती हैं। तो देखिए गुड्स को जब यहां दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, नंबर वन सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। भाई सब्स्टिट्यूट्स गुड्स क्या हो गई कि भाई ऐसी गुड्स जिसको एक के स्थान पर दूसरे को अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी, भाई चाय पीने की इच्छा है, चाय की जगह मैं कॉफी पी के काम चला सकता हूं, तो ऐसी गुड्स को अपन क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। और सेकंड क्या हो जाएंगी आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो गई, भाई ऐसी गुड्स जिनका यूटिलाइजेशन साथ साथ किया जा सके, अब्सेंस ऑफ एनी गुड्स सेकेंडरी वैल्यूलेस, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, है ना, भैया पेट्रोल है कार नहीं है, तो पेट्रोल का क्या करेंगे, है ना, या कार है और पेट्रोल नहीं है, भाई दोनों जब साथ में होंगे तभी जो है वो काम कर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो बताया है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर गुड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, अब क्या लिखा है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स ऑल्सो इफेक्ट द डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर गुड्स, दीज आर द टू टाइप्स, राइट, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो गई है ना, मैंने बता दिया था सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो जाएंगे, जिनका एक के स्थान पर दूसरे को अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब एग्जांपल ले ले भाई टी एंड कॉफी का, तो इनके अंदर जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी। कैसी रिलेशनशिप होगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी। एग्जांपल ले ले भाई, अगर प्राइस ऑफ टी इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी ऑल्सो इंक्रीज, यानी दोनों ही क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहे हैं। एक कॉमोडिटी की अगर मैं प्राइस को रेज कर रहा हूं तो दूसरी कॉमोडिटी की क्या हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड भी रेज हो रही है। इफ प्राइस ऑफ टी डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ
कॉफी ऑल्सो डिक्रीज, राइट भाई। तो अब क्या लिखा है इसने, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर, देयर इज अ पॉजिटिव relation between the price of the goods and demand for its substitute goods. It means price of the commodity increase, then the demand of its substitutes goods also increase, and if the price decrease, the demand for its substitute goods also decrease. Example इन्होंने लिखा है चाय और कॉफी का, राइट भाई। अब अगर हमें क्या करना है, तो इसका डिमांड कर्व बनाना है, ठीक है ना। तो ये आपका वाई ओ एक्स एक्सिस हो गए, ठीक है ना। अब जो अपना पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगा तो डी डी डिमांड कर्व जो है वो इस तरह से मूव करेगा। मान ले प्राइस ऑफ कॉफी जो है यहां पे है और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ जो है टी यहां पे है, या उल्टा कर ले भाई, प्राइस ऑफ टी जो है वो फिलहाल अभी यहां पे है, यानी ओपी इज द प्राइस ऑफ टी, then quantity demanded of coffee is OQ. If price of tea increase OP2 OP1, then quantity demanded of coffee also increase OQ2 OQ1 और वाइस वर्सा कर लो। अब क्या हो जाए, अगर इसकी प्राइस नीचे रिड्यूस हो जाए, यानी यहां पहले P1 हो गई थी, अब प्राइस जो है OP से रिड्यूस होकर P2 हो गई, देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी ऑल्सो डिक्रीज OQ2 OQ2। ओके, तो बात समझ में आ गई कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं वो भी क्या करती हैं, किसी भी कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट करती है, ठीक है, राइट। अब सेकंड क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गई। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैं इनके अंदर बेटा नेगेटिव रिलेशनशिप होगी। कैसी रिलेशनशिप होगी, नेगेटिव रिलेशनशिप। इफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई कमोडिटी डिक्रीज। हमने भी एग्जांपल लिया था पीछे कार एंड पेट्रोल का। तो प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार डिक्रीज। प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार इंक्रीज, यानी इनके बीच में कैसा नेगेटिव रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच competed the demand for each other, so they are demanded together. In case of complementary goods, there will be a inverse relationship. ध्यान में क्या रखना है, complementary goods में inverse relationship रहेगा, ठीक है ना, between the price of a goods and the demanded for its complementary goods. For example, car and petrol, bread and butter. If the price of the goods increase, the demand for its complementary goods टेंड्स टू डिक्रीज, यानी नेगेटिव रिलेशनशिप जो है वो देखने को मिलेगी। अगर इसका भी हमें डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये y, ये o और x है ना। o x एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार ले लिया, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार, और यहां पे अपन क्या ले लेते हैं, प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है। अब नेगेटिव रिलेशनशिप जब आपको दिखाना है तो डिमांड कर्व जो है इस तरह से मूव करेगा। डी आपका डिमांड कर्व हो गया। व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल इज ओपी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार इज ओक्यू। इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज ओपी टू OP1, देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार डिक्रीज OQ टू OQ1। इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार इंक्रीज, ठीक है। तो बात समझ में आई कि कार और पेट्रोल यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर क्या होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। किसी एक की प्राइस अगर रेज होगी तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और किसी एक की प्राइस डिक्रीज होगी तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि अब हमें बात समझ में आ गई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है वो भी डिमांड को इफेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ कंज्यूमर में क्या है कि भाई जनरली हम देखते हैं कि भाई किसी भी कंज्यूमर की इनकम अगर रेज हो रही है तो भाई सीधा सा इफेक्ट उसका किसके ऊपर जाना है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी रेज होगी, है ना। वो क्या करेगा भाई, ज्यादा चीजें जो है वो
परचेज करेगा, लेकिन ये हमेशा फैक्ट नहीं है। इसलिए इनकम को भी, जब इनकम इफेक्ट हमें दिखाना है तो यहां भी गुड्स को दो पार्ट में बांटा गया है, सुपीरियर गुड्स और इंफीरियर गुड्स, राइट भाई। अब सुपीरियर गुड्स क्या होगी, लग्जरियस आइटम या बेटर क्वालिटी की जो गुड्स है। एग्जांपल के लिए हम समझ लें कि देसी घी और वेजिटेबल घी, ये दो प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, जिसमें जो देसी घी है वो सुपीरियर गुड्स है और जो वेजिटेबल घी है वो आपकी इंफीरियर गुड्स हो गई, राइट भाई। अब इंफीरियर गुड्स जो है वो सर रॉबर्ट गिफिन ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसको गिफिन पैराडॉक्स या फिर गिफिन गुड्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इंफीरियर गुड्स और सुपीरियर गुड्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो सुपीरियर गुड्स जो है वो हमने किसके ऊपर बात करी, देसी घी के ऊपर। व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सुपीरियर गुड्स आल्सो इंक्रीज, यानी दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप हम आपको देखने को मिलेगी। भाई क्या बढ़ा रहे हैं अपन, इनकम बढ़ रही है कंज्यूमर की, तो वो कहां शिफ्ट होगा, अगर वो पहले इंफीरियर गुड्स यानी वेजिटेबल घी एक्वायर कर रहा था, तो अब जब उसकी इनकम बढ़ गई तो वो किस पे जाएगा, देसी घी के ऊपर चला जाएगा। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप बता रहा है इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सुपीरियर गुड्स के ऊपर, राइट भाई। इसी तरह से किसके ऊपर बात कर ले, इंफीरियर गुड्स के ऊपर। कंज्यूमर वही है जिसकी पहले इनकम थी वो अब रेज हो गई, तो उसने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, वेजिटेबल जो आपका घी है उसको यूज करना उसने छोड़ दिया। यानी इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंफीरियर गुड्स डिक्रीज, यानी यहां एक इनकम ऑफ कंज्यूमर और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंफीरियर गुड्स के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेंगी। तो डायग्राम वैसे ही रहेंगे। पॉजिटिव रिलेशनशिप में आपको इस तरह का डायग्राम बनाना है, कुछ इस तरह से, पॉजिटिव में ऐसे और नेगेटिव में कैसे बनाना होता है, ऐसे, ठीक है ना भाई। तो अब इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ गुड्स। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड्स। यानी यहाँ नॉर्मल गुड्स आपको सुपीरियर गुड्स के बारे में कहा गया है, यानी एक इनकम और नॉर्मल गुड्स की डिमांड यानी सुपीरियर गुड्स की डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगी। If the income of consumers increase, then the demand of normal goods also increase and vice versa. इसका उल्टा हो जाएगा। In case the inferior goods, अब किसकी बात कर रहे हैं भाई, inferior goods की बात कर रहे हैं। There is a inverse relationship between the income of a consumer and demand for its inferior goods. If income increase, then the demand for inferior tends to decrease and vice versa. देखो जो अभी हमने बात करी थी कि भी किसी भी कंज्यूमर की अगर इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो जो सुपीरियर गुड्स हैं उसमें इनकम और सुपीरियर गुड्स की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। और दूसरी अगर क्या बात कर रहे हैं इंफीरियर गुड्स की, तो इनकम ऑफ कंज्यूमर और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंफीरियर गुड्स जो है उनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, राइट भाई। अब आगे बात करें, फिर क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब एक टेस्ट कंज्यूमर का और प्रेफरेंस जो है वो भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है ना। तो अभी बात करते हैं क्या है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑल्सो इफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। Taste and preference are influenced by advertisement, change in fashion, climate, new invention, etc. When other things remain constant, the demand for those goods increase for which consumer develop their taste and preference, and demand for those goods decrease for which consumer has no taste and preference. अब देखो भैया अपन सिंपल सी बात कर लें, अभी गर्मियों का समय है, तो जैसे ही गर्मियों का समय है अब हमारी प्रेफरेंस चेंज होगी। कैसे चेंज हुई कि भाई हमें कूलर चाहिए, एसी चाहिए, तो अब इनकी डिमांड क्या है, रेज होगी, तो ये आवश्यकता होगी। और इसी तरह से टेस्ट की बात कर ले, भी कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है, वो टेस्ट भी क्या करता है, डिमांड को इफेक्ट करेगा। अगर अब कोई बोले भैया हीटर खरीदना है, हीटर तो भैया विंटर में काम आता है, तो अब हीटर की हमें आवश्यकता नहीं है, तो उसकी अभी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर जो है क्लाइमेट है, फैशन है, ये भी प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है,
फ्यूचर एक्सेप्टेशन, यानी फ्यूचर एक्सेप्टेशन क्या है कि अगर कंज्यूमर सोचता है या उसके पास में ऐसा कुछ है कि भाई फ्यूचर के अंदर इसकी प्राइस जो है और रेज होने वाली है, तब वो क्या करेगा, ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर लेगा और अपने पास में स्टोर करके रख लेगा। अब यदि क्या लग रहा है उसको भाई फ्यूचर के अंदर क्या करनी है, इसकी प्राइस रिड्यूस होगी, तो वो क्या करेगा, उसका जो परचेज है उसको रोक देगा, कम कर देगा, अब उसको नहीं खरीदेगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। एनीवे आगे लिखा क्या है इसमें, फ्यूचर एक्सेप्टेशन, इफ द कंज्यूमर एक्सेप्ट दैट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विल इंक्रीज इन फ्यूचर देन ही विल इंक्रीज द डिमांड फॉर द commodity in present, and he accept that the price of the commodity will decrease in near future, then he will decrease the demand for that commodity in present। तो भाई बता रहा है कि वो भविष्य में क्या करना चाह रहा है, जब उसकी प्राइस अगर क्या होगी, इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा, और भविष्य में अगर क्या है, प्राइस को डिक्रीज होने की ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो वो क्या कर देगा, कम क्वांटिटी परचेज करेगा। ठीक है, ये तो सारी जितनी बातें करी थी हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की और डिटर्मिनेट्स की बात करी थी। अब बात आ रही है मार्केट डिमांड फंक्शन। तो भैया मार्केट डिमांड फंक्शन के अंदर जो है सिर्फ एन और वाई डी जो है इंडिविजुअल डिमांड कर्व के अंदर, फंक्शंस के अंदर जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो देखिए लिखा है मार्केट डिमांड फंक्शन, इट शो हाउ द मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू इट्स वेरियस डिटर्मिनेट्स। It can be expressed as under, तो dx इक्वल टू f फंक्शनशिप रिलेशनशिप को बता रहा है, px pr y t n। यहां तक तो हमने किसके अंदर देख लिया था, इंडिविजुअल डिमांड कर्व के अंदर देख लिया था। अभी नया क्या ऐड हो रहा है, n n y d। तो n क्या हो गया, साइज ऑफ पॉपुलेशन, और y d क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है ना। अब साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या हो गया, अगर किसी एरिया में भैया पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ऑब्वियसली बात ज्यादा होगी, और पॉपुलेशन कम है तो क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। शहरों की बात कर लें, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां डिमांड क्या हो रही है, ज्यादा है क्योंकि ज्यादा लोग रह रहे हैं। गांव की बात करें तो गांव में कम लोग रहते हैं तो वहां की डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो क्या लिखा है, market demand of a commodity is positively related with the size of population. If population size increase, it means number of consumer also increase. That is why demand of a commodity also increase and vice versa. Right bhai? अब composition of population also affected the quantity demanded of commodity. भैया पॉपुलेशन का बनावट कैसा है, अगर मान ले भैया पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है उसके अंदर बूढ़े बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है, तो भैया धार्मिक पुस्तकें, चश्मे, घड़ियां, छड़ियां, इनकी डिमांड जो होगी ज्यादा होगी। और ऐसा मान लिया जाए कि भाई किसी क्षेत्र विशेष के अंदर जो है बच्चों की संख्या ज्यादा है तो वहां खिलौने, टॉफी, इनकी डिमांड जो है वो ज्यादा होगी। राइट भी। फिर उसके बाद में बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। भाई जो आपके पास इनकम आ रही है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अगर हाई डिस्ट्रीब्यूशनशिप है तो क्या हो जाएगा कि मार्केट डिमांड जो है वो बढ़ेगी, और कम डिस्ट्रीब्यूशनशिप हो रही है तो मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑल्सो इफेक्ट द मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। If income is equally distributed, then more will be demanded। भाई जब सबकी को एक जैसी इनकम मिल रही है तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना। And the income is not equally distributed, then there will be less demand of a commodity। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो उसकी क्या हो जाएगी बेटा, डिमांड कम हो जाएगी। तो अभी अपन इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करिए।